नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। भारत के इतिहास को दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक काल को करवा दिया था और आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हो गया था। आज हम कराएंगे दोस्तों आपको वैदिक सभ्यता। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों हिस्ट्री बाय यशपाल सर आप डाल सकते हैं और हमारी सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ाया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला हमें इतिहास में। ये ऐसा कैसे हुआ कि इतना गैप कैसे मिल गया, तो आपको हम बताते हैं कि पहले दोस्तों जो सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती थी वो वैदिक सभ्यता मानी जाती थी। पहले जब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला लोगों को, तो उससे पहले क्या था कि वैदिक सभ्यता जो थी हमारी, उसको दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया था। लेकिन कालांतर में दोस्तों क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद फिर दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया भारत की, और दोस्तों उसके बाद फिर नंबर आया वैदिक सभ्यता का। तो दोस्तों इसीलिए हमारा ये जो हमने कराया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें था दोस्तों हमारा 2500 बीसी से 1750 बीसी का पीरियड था उस टाइम पे। तो लेकिन दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता में कहां से शुरू होगा दोस्तों, 1500 बीसी से 600 बीसी। दोस्तों इसमें बहुत सारा गैप हो गया, किस वजह से हो गया ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों आप उसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। पहली थी दोस्तों आपकी पहली सभ्यता जो थी इसमें पूर्व वैदिक काल। इसका दोस्तों जो कालक्रम था वो था दोस्तों 1500 बीसी से 1000 बीसी। दोस्तों पूर्व वैदिक काल के बारे में बताऊं दोस्तों, आप इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ऋग वैदिक काल, क्योंकि दोस्तों पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में, जो ऋग्वेद होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पूरा जो पूर्व वैदिक काल है दोस्तों जो ऋग्वेद था हमारा उसी पर आधारित है, इसीलिए इसको ऋग्वेद काल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। इसका समय है दोस्तों आपका 1000 बीसी से, बीसी दोस्तों मैंने बता दिया था बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। चलिए ये है दोस्तों 1000 बीसी से 600 बीसी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्या क्या जानकारी है इसमें। सामान्य परिचय की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, सामान्य परिचय। दोस्तों 1 बाय 1 हम आपको पूर्व वैदिक काल भी कराएंगे, उत्तर वैदिक काल भी कराएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम जो वैदिक सभ्यता है इसका सामान्य परिचय कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो सामान्य परिचय की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सभ्यता है किस टाइप की सभ्यता थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो सभ्यता थी हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो वैदिक शब्द के बारे में बात करते हैं। वैदिक शब्द की जो उत्पत्ति थी दोस्तों, वैदिक शब्द की उत्पत्ति
वैदिक शब्द की उत्पत्ति दोस्तों वो हुई थी वेद शब्द से, वेद शब्द से हुई, वेद शब्द से दोस्तों वेद शब्द जिसका जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये वैदिक जो सभ्यता थी इसको किसने मतलब जन्म दिया, कौन इसका जन्मदाता माना जाता है, कौन इसका निर्माता माना जाता है। चलिए दोस्तों तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो आर्य थे, आर्य यानी आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। दोस्तों आप कॉपी और पेन ले लेंगे, आप लिखते रहेंगे, इससे आपको बहुत अच्छा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। आप और दोस्तों आप एग्जाम के टाइम पे या रिवीजन के लिए आप इसका नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों आज आप नए आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यशपाल सर 0 से हीरो लेवल तक का पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है दोस्तों हमारी। चलिए तो बात कर रहे थे दोस्तों हम आर्य की। तो आर्य के बारे में अगर बात करें तो आर्य का सबसे पहले जो आता है निवास स्थान, ये कहां के मूल निवासी थे। आर्यों का निवास स्थान, तो दोस्तों इसमें क्या है, अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो हम बताएंगे दोस्तों आपको। तो इसमें दोस्तों पहला है मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर की बात करें दोस्तों तो इनके अनुसार क्या था दोस्तों, ये जो आर्य थे ये दोस्तों मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के थे दोस्तों, मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, इसके बाद अगर और बात करें दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद थे एक भारत के, उन्होंने क्या बताया इनके बारे में, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगर दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो दोस्तों इनके अनुसार ये कौन थे, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत यानी यूरेशिया जो है, यूरेशिया यानी दोस्तों यूरोप और एशिया के जो बीच का पार्ट है, यानी यूरोप और एशिया के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं दोस्तों यूरेशिया। तो ये कहां के निवासी थे, यूरेशिया के निवासी थे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। आगे अगर दोस्तों बात करें तो आगे बताएंगे दोस्तों हम इसमें आगे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों इनके अनुसार ये कौन थे दोस्तों, आर्कटिक, जो आर्कटिक के निवासी थे यानी उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। अब दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव क्या है ये भी समझना पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव की बात करें दोस्तों, ये मान लो अगर पृथ्वी है तो इसका ये वाला पोल इसे बोलते हैं दोस्तों उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और दोस्तों ये वाला पोल है इसको बोलते हैं
ये वाला जो स्थान है इसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और है दोस्तों, इनके बारे में अगर बात करें हम तो ये है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर दोस्तों इनकी बात करें हम तो इन्होंने बताया ये तिब्बत से आए थे, ये तिब्बत के निवासी हैं इनके अनुसार। स्वामी दयानंद सरस्वती को तो आप जानते होंगे, ये दोस्तों हमारे भारत के समाज सुधारक माने जाते हैं, बहुत सारी इन्होंने कुरीतियां दूर की हैं, ठीक है। इसलिए ये तो हो गया दोस्तों आर्यों के निवास स्थान के बारे में, यानी मैक्स मुलर ने क्या बताया, ये मध्य एशिया के निवासी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत के निवासी थे, ये आल्पस पर्वत के आसपास रहते थे, जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों, इन्होंने आर्कटिक क्षेत्र के बताए, आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र, ये आर्कटिक क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार बात करें तो तिब्बत के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, रफ कर देता हूं मैं इसे। आर्यों की बात हो गई। आई होप दोस्तों आपको उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये समझ में आए होंगे, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि आर्यों के बारे में ये कहां के निवासी थे। और दोस्तों आर्य शब्द की अगर बात करें हम, आर्य तो आर्य माने जाते थे दोस्तों श्रेष्ठ। आर्यों का मतलब क्या था, श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ ये किस आधार पर माने जाते थे, ये दोस्तों श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते थे, श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते थे ये। और किस आधार पर माने जाते थे दोस्तों, श्रेष्ठ व्यक्ति भाषा के आधार पर माने जाते थे दोस्तों, ये भाषा के आधार पर, ठीक। दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे कि ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई हमें। तो जानकारी के दोस्तों किसी भी जानकारी के दो स्रोत हो सकते हैं, किसी भी कोई भी सभ्यता से ही उसके दोस्तों दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत दोस्तों पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनके अनुसार, यानी कोई लेख मिला होगा उसके अनुसार। और दूसरा होता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत, यानी लिखित में इनके बारे में जो भी हमारे पास है उसे बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। चलिए दोस्तों वन बाय वन जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो सबसे पहले जानकारी की बात करें तो जानकारी जो प्राप्त होती है दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा है दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य। बात करें दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य की, पहला नंबर डाल देते हैं, बाकी को रफ कर देता हूं, कंफ्यूजन मिट जाएगा। चलिए तो दोस्तों अगर बात करें हम किसकी, पुरातात्विक खोज की, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो दोस्तों एक अभिलेख है बोगाज-कोई, ये दोस्तों बोगाज-कोई अभिलेख। इसके बारे में दोस्तों क्या क्या पता चलता है ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर बोगाज-कोई अभिलेख की बात करें तो ये है दोस्तों 1400 BC के समथिंग का है ये, यानी 1400 ईसा पूर्व का है ये। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें दोस्तों हमको जानकारी मिलती है कि दोस्तों जो हमारे देव थे उस टाइम पे, यानी देवता जो थे वो थे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। कौन थे दोस्तों, इंद्र, ये इंद्र हैं दोस्तों, वरुण, नासत्य, मित्र आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। चलिए तो इसके बाद अब बात करेंगे आगे, रफ कर देता हूं मैं इसे। आर्यों के बारे में जान लिया दोस्तों आपने, कहां के निवासी थे।
आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जो आर्य थे वो श्रेष्ठ माने जाते थे। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, पुरातात्विक में ही बात करेंगे गैरिक मृदभांड के बारे में। दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? गैरिक मृदभांड के बारे में। गैरिक मृदभांड। दोस्तों ये जो है ये किसकी जानकारी देता है दोस्तों? हमें ये देता है हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी। पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। आगे बात करें दोस्तों, अगर हम चित्रित धूसर मृदभांड, ये दोस्तों क्या होते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जो पढ़ाया था, इनमें मुर्दों को दफनाया जाता था और इन पर चित्र आकृत कर दिया जाता, यानी चित्रों की आकृति बना दी जाती थी। उनको बोलते हैं चित्र धूसर मृदभांड। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करें हम इसकी, तो चित्र धूसर मृदभांड जो थे, इनसे दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है हमें? उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल। दोस्तों मैं बोलता जा रहा हूं साथ साथ, वैसे राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, थोड़ा देख लिया करें, हैंड राइटिंग ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, यही पता चल गया हमें पुरातात्विक के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे हम, जो हमारा मेन जो है सिलेबस हमारा जो स्टार्ट होता है, वो बात करेंगे दोस्तों हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोत। तो ये तो हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे कि हमें लिखित जो जानकारी मिलती है दोस्तों हमें इस वैदिक सभ्यता के बारे में, वो कहां से मिलती है। तो अब यहां से दोस्तों आपका मेन पार्ट शुरू होता है। तो बात करते हैं दोस्तों हम साहित्यिक स्रोत की। चलिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका वेद जो है ना दोस्तों, वेद ये आपके लिखित में है। वेद, ठीक है। और वेद दोस्तों कितने होते हैं? वेद दोस्तों 4 होते हैं। तो पहला है दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा है दोस्तों यजुर्वेद, तीसरा है दोस्तों सामवेद, चौथा है दोस्तों अथर्ववेद। एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो एसएससी में पूछा गया था एक बार, तो बात करते हैं उसकी। चलिए ये दोस्तों ये पहला वेद, दूसरा और ये तीसरा वेद, इनको मिलाकर के इनको बोलते हैं दोस्तों वेद त्रयी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेद त्रयी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेद त्रयी। ये दोस्तों बोलते हैं दोस्तों इसको वेद त्रयी। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों को मिलाकर के बनता है दोस्तों हमारा वेद त्रयी। ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अरे यार पेन नहीं चल रहा दोस्तों। चलिए ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों, ये सबसे नया वेद है, यानी सबसे बाद में जोड़ा गया था, इसीलिए इसे नया वेद बोलते हैं।
यानी ये नया वेद है, बाद में जोड़ा गया, भूलते नहीं है, यानी नया है, ये बाद में ऐड किया गया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सब सब जितने भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। आपकी जानकारी लिए बता दूं दोस्तों, ये हमारा जो है सामान्य परिचय वैदिक सभ्यता का। इसके बाद हम एक लेक्चर लेके आएंगे पूर्व वैदिक का और पूर्व वैदिक सभ्यता का, और उसके बाद लेके आएंगे एक उत्तर वैदिक सभ्यता का, उत्तर वैदिक काल का। चलिए तो बात करेंगे दोस्तों हम ऋग्वेद की। चलिए ऋग्वेद की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो है सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन मतलब दोस्तों सबसे पुराना वेद है। अगर दोस्तों इसकी बात करें हम, तो इसके संकलन करता है, इसके संकलन करता है कृष्ण द्रुपायन और दूसरे इसके वेद व्यास। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 क्या है दोस्तों, सूक्त हैं इसमें। सूक्त की बात करूं, सूत्र बोलते हैं दोस्तों मंत्रों से। किसे बोलते हैं दोस्तों? मंत्रों से, यानी मंत्र हैं कितने, 1028। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और आगे बात की जाए दोस्तों, तो प्रथम एवं जो 10वां मंडल है, यानी प्रथम एवं 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल, ये सबसे नया है। ये सबसे यानी नए हैं, दोनों ही मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगर बात करें दोस्तों आगे इसकी, तो दूसरे से दोस्तों अगर बात करें 7वें मंडल को क्या कहते हैं? दूसरे से 7वें मंडल को इसको बोलते हैं दोस्तों वंश मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वंश मंडल। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। वंश मंडल कहते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों हम इसकी ऋग्वेद के बारे में, तो दोस्तों 9वें मंडल को क्या कहते हैं? 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं दोस्तों। सोम मंडल कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, सोम मंडल में, यही बता दे रहा हूं मैं इसको एरो के निशान से। सोम मंडल क्यों कहते हैं इसको सोम मंडल? क्योंकि दोस्तों इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता उल्लेख मिलता है। इतनी जानकारी आपको मिलती है दोस्तों ऋग्वेद से। इसके बाद अगर ऋग्वेद की बात करें तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसको रफ कर देता हूं मैं। एक एक पॉइंट दोस्तों इसका इंपोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, इसको लाइक कर दें अभी के अभी। और इसके बाद दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके पास आती रहेंगी। चलिए अगर बात करें दोस्तों, इसके बाद तीसरे मंडल की बात करेंगे, तो दोस्तों ये तीसरा मंडल है, यानी तृतीय मंडल जो है, तृतीय मंडल की दोस्तों बात करें तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना। और ये किसने लिखा है दोस्तों? रचना किसने की है? गुरु विश्वामित्र ने। किसने दोस्तों की है ये? इसकी रचना किसने की है? गुरु
विश्वामित्र ने। अगर आगे बात करें दोस्तों तो सातवें मंडल के बारे में बात करते हैं। सातवां मंडल जो मुख्य मुख्य हैं दोस्तों, प्रमुख हैं, उनके बारे में बता दे रहा हूं। तो सातवां है दोस्तों, इसमें दशराग युद्ध, दशराग्य, दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसमें युद्ध का वर्णन है दोस्तों। ये युद्ध कहां पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी है, परुष्णी, इसको रावी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तट है दोस्तों ये। और किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों? सुदास, सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। किसके बीच दोस्तों? 10 जनों के बीच हुआ था। अगर दोस्तों आगे अगर बात की जाए, युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है किसमें? सातवें मंडल में। सातवां मंडल है दोस्तों, है ना, मंडल अपने आप लिख लेंगे यहाँ पर, सातवां मंडल है ये। और अगर बात की जाए दोस्तों, दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है परुष्णी नदी, परुष्णी नदी के किनारे, यानी जो रावी नदी है उसको परुष्णी नदी बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका परुष्णी है। सुदास एवं 10 जनों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगर आगे बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो आगे दोस्तों ऋग्वेद में जानकारी मिलती है 10वें मंडल के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। 10वां मंडल दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट मंडल है और इसके बारे में कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। चलिए, दसवां मंडल, 10वें मंडल की अगर बात करें दोस्तों तो 10वां मंडल हमारा सबसे प्रमुख मंडल है और इसमें जो दोस्तों पुरुष सूक्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त के बारे में पुरुष सूक्त के बारे में 10वां मंडल के पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पुरुष सूक्त की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 वर्णों का, 4 जो वर्ण हैं दोस्तों उसके बारे में जानकारी मिली है इसमें पुरुष सूक्त में। यानी इसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं हमारा दोस्तों? सबसे पहले है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके बारे में दोस्तों हमें जानकारी किसमें मिलती है? पुरुष सूक्त मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वर्णों के बारे में किसकी जानकारी मिलती है। 4 वर्ण हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं ये 4 वर्ण हैं। पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है, यानी वर्णों के बारे में। जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसी में दोस्तों बात करें, एक पॉइंट और रह गया है इसी में दोस्तों, एक नदी सूक्त भी है 10वें मंडल में ही। कौन सा है दोस्तों? नदी सूक्त है। इसमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? जो सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसमें कौन सी नदी दोस्तों? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी उसको क्या है? पवित्र नदी माना गया है। पवित्र नदी माना गया है। अगर बात करें दोस्तों तो सरस्वती के बारे में बोला गया है कि ये नदियों की माता,
नदियों की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नदियों की माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। तो आराम से धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे चारों वेदों के बारे में। ये हमारा सामान्य परिचय चल रहा है वैदिक सभ्यता का, इसमें कुछ रह गया है दोस्तों, वो अगले लेक्चर में पूरा करा दिया जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। और हमारी दोस्तों इसके अलावा एक ट्रिक की क्लास भी आती है, उसे भी आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी दोस्तों जितनी भी क्लासें आएंगी आप पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आपको वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो हम भी हिस्ट्री बाय यशपाल सर या योद्धा ट्रिक बाय यशपाल सर डाल सकते हैं, उसको आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।